हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट, तो जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहले ही देख लिया है और हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया, कैसे जनरेट होता है इम्पल्स ये भी देख लिया। तो अब हम आगे ब्रेन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो क्या मतलब है इसका? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब जब कोई सिग्नल पेरिफेरल पार्ट से यानी पेरिफेरल टिश्यू या फिर ऑर्गन से वो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड के पास जो सिग्नल जाएगा उसको वो प्रोसेस करेगा कि ये जो अब सिग्नल आया है इसका आंसर कैसे करना है, ठीक है। जैसे अगर हमारा हाथ दीवार से लगा या फिर मतलब चोट लगी हमको, ठीक है, तो वो सिग्नल तो अभी पहुंच गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब आगे क्या करना है कि हाथ खींचना है या हमको ऐसे ऐसे करना है या चिल्लाना है या जो भी आंसू निकलेंगे वो ये जो सब कुछ प्रोसेसिंग होती है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? पहले तो जो सिग्नल आते हैं उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है उसको, जानता है उसके बारे में कि वो क्या है, ठीक है, क्या करना है। अब फिर क्या करता है? वो कमांड करता है, मतलब जो पेरिफेरल नर्व्स निकलेंगी क्रेनियल नर्व्स होंगी और जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होंगी यानी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा उसको कमांड देगी कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है। और ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हम पढ़ते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन है हमारा ये किस में एनक्लोज्ड रहता है? ये एनक्लोज्ड रहता है क्रेनियम के अंदर, ठीक है। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम कुछ नहीं, ये हमारा ब्रेन है मान लो, ठीक है। ये बोनी केज है और बोनी केज के अंदर क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम की 3 लेयर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। 3 मेनिंजेस होती हैं। कौन कौन सी मेनिंजेस होती हैं? ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर और पाया मैटर। तो क्या होता है? ड्यूरा मैटर आउटर होता है, फिर एराक्नोइड मैटर होता है और फिर होता है पाया मैटर। यानी कि जो हमारे ब्रेन के सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा? पाया मैटर, ठीक है। तो ये क्या करता है? बाहर बोनी केज हो गया, ठीक है। बोनी केज को हम किस कलर से शो करेंगे? ग्रे कलर से। ये बोनी केज हो गया, ठीक है। तो बोनी केज और ये सब कुछ मिलके ब्रेन को किस चीज़ से बचा रहे हैं? जो बाहर से कोई प्रेशर लगेगा, चोट लगेगी या हम पहाड़ पे चल रहे हैं तो प्रेशर कम होने की वजह से या अंडर वाटर है प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो ऐसा ना हो कि ब्रेन को कोई डैमेज हो। तो वो डैमेज से बचाने के लिए क्या है? इतनी कवरिंग्स हैं, ठीक है। और दूसरा काम क्या है इस बोनी केज का या क्रेनियम का? ये क्या करते हैं? जो हमारा ब्रेन है पहले वो फ्लूइड में यानी CSF प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है और उसके ऊपर बोनी केज है। तो उसका काम क्या होगा? अब हमारे ब्रेन को, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था ना कि वाटर के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो जितना वो डूबा हुआ है उतना ही फोर्स वो लगाएगा, ठीक है। तो क्या होता है? उसकी वजह से ब्रेन का जितना वेट है उससे कम वेट लगता है फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से। एक इसका एग्जाम्पल फिजिक्स में आपने ये भी देखा होगा कि जो लकड़ियाँ होती है ना, बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, ठीक है, और जैसे अमेज़न के जंगल से लेकर जा रहे हैं उन्हें काट के, ठीक है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है तो उनको थोड़े ना ट्रक में ही हर बार लेकर जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बहुत लग रही है ना उनको लेके जाने के लिए, पावर बहुत चाहिए। तो लोगों ने क्या, मतलब जो लोकल वहाँ के मतलब बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या निकाला? अब अमेज़न जंगल के बीच में नदी चलती है तो वो क्या करते हैं? एक ट्रक इधर चलता है और इधर क्या करते हैं? बांध के एक, जैसे यहाँ पे उसको क्रेन लेकर जा रही है वैसे ही क्रेन से नीचे लटकी रहती हैं लकड़ियाँ, मतलब लॉग्स जो हैं, और वो पानी में बहती है। तो इससे क्या होता है ना, वो लकड़ियों का वेट बहुत कम लगता है, ठीक है। वेट कम लगेगा तो पावर कम लगेगी, पावर कम लगेगी तो डीजल कम लगेगा, ठीक है। तो वो कैसे? इको फ्रेंडली करने के लिए कि ज़्यादा फ्लूइड मतलब फ्यूल ना लगे। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन को CSF के अंदर रखा जाता है, क्रेनियम के अंदर रखा जाएगा, ताकि पूरी बॉडी पे जितना उसका वजन है उसका 1/3 ही लगे, ठीक है।
तो हमारी बॉडी कैन फील ओनली 1/3 ऑफ आर ब्रेन, ठीक है। जितना हमारा ब्रेन का टोटल वेट है उसका 1/3, यानी कि मान लो 30 किलो का है किसी का ब्रेन का वेट, तो हम कितना उठा रहे हैं, बस 10 किलो, ठीक है। तो ये काम है ये मेन काम किसका है, CSF का, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्रेनियम के अंदर जैसे एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम के अंदर वाटर है, उसके अंदर मछलियाँ हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, एक्वेरियम है हमारा, जो बाहर का ग्लास है वो क्रेनियम है, स्कल है, ठीक है। और जो अंदर वाटर है वो CSF है, और क्रेनियम और ब्रेन को लाइन करते हुए 3 लेयर है, मेनिंजेस हैं, वो ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है, ब्रेन का जो कवरिंग्स हैं वो ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं ब्रेन के 3 पार्ट्स जो होते हैं मेन, उनके बारे में। ब्रेन के 3 पार्ट कौन से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं, और इनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो हम देखेंगे इनको, ठीक है। तो एक जनरल ये हमारा ब्रेन का डायग्राम है, जिसमें पूरा शो किया गया है कि जैसे ये फोर ब्रेन को दिखाया गया है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं टोटल, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो देखिए ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, और अंदर को थैलेमस है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो ऐसे थैलेमस में लगा हुआ है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब नीचे, ठीक है, थैलेमस के नीचे, यानी ये है, ये अगर हमारा थैलेमस है तो नीचे लगा हुआ है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे। तो ये फोर ब्रेन हो गया। और ऐसे ही हमारा मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में क्या आएगा, मिड ब्रेन में ये आ रहा है हमारा। और हाइंड ब्रेन में क्या है, पोन, सेरेबेलम एंड मेडुला। तो ये सारे पार्ट्स हम अभी आगे देखेंगे। ये एक जनरल डायग्राम है ब्रेन का, ठीक है। हम बार बार इसी डायग्राम पे आएंगे। तो सबसे पहले हमने ब्रेन के 3 पार्ट्स बताए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो हम सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये देखेंगे हम, उनका फंक्शन क्या होता है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हमने बोले अभी यहाँ पे, कौन कौन से देखो। एक हो गया सेरेब्रम। आपको ब्रेन जब भी दिखेगा ना तो पूरा सेरेब्रम दिख रहा है आपको, पूरा सेरेब्रम है। तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ओके। सेरेब्रम, क्योंकि देखो पूरा डायग्राम में आपको सिर्फ सेरेब्रम दिख रहा है, ठीक है। और फिर एक और दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा, सेरेबेलम। तो वो फिर सेकंड लार्जेस्ट आएगा, ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो कब आएगा, हाइंड ब्रेन में आएगा। देखो इधर, तो कंफ्यूज नहीं होना है सेरेब्रम और सेरेबेलम में। जो जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो सेरेब्रम है, और वो लार्जेस्ट है, ठीक है। तो जो हम ब्रेन में मोस्टली जो देखते हैं वो सेरेब्रम होता है। और देखो एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये ब्रेन है, ठीक है, कैसे बना हुआ होता है, ऐसे करके, ठीक है, जैसे ऐसे और इस तरीके से, ठीक है। इनको बोलते हैं सल्काई एंड गायराई। तो जो नीचे ऐसे गड्ढा होता है उसको हम सल्काई बोलते हैं, और जो ऊपर होता है इसको गायराई बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसका स्ट्रक्चर है सेरेब्रम का, ओके। तो चलो हम सेरेब्रम की बात करते हैं। सेरेब्रम क्या है, डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड कवर्ड बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर। तो क्या होता है, ये मान लो हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है हमेशा, एक पार्ट लेफ्ट है, एक पार्ट राइट है। जो मतलब सेरेब्रम है, मेन जो मास फॉर्म कर रहा है ब्रेन का वो 2 पार्ट में है, लेफ्ट और राइट। और कवर्ड किससे रहता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कवर्ड रहेगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, तो सेरेब्रल, देखो कॉर्टेक्स क्या होता है ना, हमेशा 2 चीज़ें हमने देखी होंगी, एक सुनते हैं हम कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। हमेशा याद रखना, जो बाहर की चीज़ होगी ना, आउटर, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और मेडुला होता है इनर। यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब सेरेब्रम का ही आउटर पार्ट, ठीक है, कवर्ड बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और उसको हमने अलग से नाम इसलिए दिया है क्योंकि वही हमारा मेन पार्ट होता है थिंकिंग में, ठीक है। थिंकिंग, अगर हम सोच रहे हैं कोई चीज़ तो उसका मेन रोल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है। अगर विजन की बात की जाएगी तो उसमें भी रोल है। तो जो मतलब हमको नहीं पता फिर भी जो चीज़ें हो रही हैं, पर हम सोच कर उन चीज़ों को कर रहे हैं पर हमको नहीं पता चल रहा, वहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है, ठीक है।
तो हमने देख लिया राइट एंड लेफ्ट और कवर्ड बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर बोला है। देखो यहाँ ग्रे मैटर, देखो ग्रे मैटर और वाइट मैटर में एक चीज़ समझाती हूँ। हमने न्यूरॉन देखा था, ठीक है, न्यूरॉन का ये जो है हमारा सेल बॉडी हो गया मान लो, और ये डेंड्राइट्स हो गए, ये एक्सॉन हो गया, यहाँ पे ये माइलिन शीथ हो गई, और ये हमारे साइनेप्टिक नोब, ठीक है। तो हमने ये माइलिन शीथ देखी थी। तो देखो जो ये माइलिन शीथ थी, मैंने क्या बताया था, ये किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की। कौन बनाता है इनको, ये जो अंदर स्वान शेल्स बैठे हैं ये बनाते हैं। तो क्या होता है ना, क्या कभी ऑयल देखा है, फैट मतलब घी है, बटर है, ऑयल है, कैसे ना एकदम शाइन करता है, ब्राइट दिखता है वो। तो ऐसे ही हम याद रखेंगे, जहाँ पे लिपिड होगा यानी फैट्स होंगे वो कैसे होंगे, शाइनी अपीयरेंस होगा उनका, चमकेंगे वो, ठीक है। और जो चीज़ चमकती है उसको हम कैसे, अगर हम हमारे पास ज़्यादा कलर नहीं होते तो हम क्या बोलते हैं, वाइट ही तो बोलेंगे उसको, ठीक है। तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर जो है ऐसे ही बनता है। तो वाइट मैटर कैसे बनता है, वाइट मैटर बनता है एक्सॉन जो कि माइलिनेटेड होते हैं उनसे, और जो ग्रे मैटर होता है वो किससे बनता है। अब देखो सेल बॉडी में माइलिन है, नहीं है, डेंड्राइट में है, नहीं है, क्या ये एक्सॉन टर्मिनल्स में है, नहीं है, साइनेप्टिक नॉब में नहीं है। तो क्या होगा, इनका सेल बॉडी का कलेक्शन, डेंड्राइट का कलेक्शन, ठीक है, मेनली सेल बॉडीज, क्योंकि जो मास होता है नर्व में और न्यूरॉन में वो सेल बॉडी बना रहा है, ठीक है। तो सेल बॉडी का कलेक्शन जो होगा यानी अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स जो भी होंगे साथ में, उनका कलेक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। तो ग्रे मैटर लिख लो, ग्रे मैटर क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्टिक नोब, वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर में डिफरेंस समझ में आ गया, यानी कि जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे है, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, देखो ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो बाहर का एरिया कैसे ना आपको कंपैरेटिवली वाइट दिख रहा है और अंदर का ग्रे दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाइट दिख रहा है और कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो ये ग्रे है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जो आउटर पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर, ओके, और इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। क्लियर है ये बात, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की हमने बात की थी, आउटर पार्ट था, ठीक है। यहाँ आउटर पार्ट कैसे ग्रे है। अब देखो मैं बताती हूँ, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ओरिएंटेशन ऑपोजिट होता है, ठीक है। देखो देखते हैं, ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन में क्या होगा, अंदर होगा वाइट मैटर और बाहर होगा ग्रे मैटर, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, अंदर होगा ग्रे मैटर और बाहर होगा वाइट मैटर। अब समझ में आ रहा है क्यों, देखो ग्रे मैटर मतलब अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स, और इधर अंदर वाइट है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हम ना, और इतना याद रखना है कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड का ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफरेंट मतलब ऑपोजिट होता है। ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हम याद रखेंगे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर है यानी अंदर वाइट मैटर होगा, और स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होगा, ठीक है। तो हम अभी फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, हमने देखा उसमें सेरेब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और अभी हम सेरेब्रम को ही डिस्कस कर रहे हैं। हमने देख लिया दो पार्ट है लेफ्ट एंड राइट। अब आगे जाते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड एसोसिएशन एरियाज, ठीक है। तो कैसा एरिया है इनके पास, देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी सेरेब्रम के बाहर का एरिया, हमने इसको अलग से नाम क्यों दिया, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। क्या है, इसके पास सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब क्या है, अगर ये मेरी फिंगर पे, अगर मैंने इसे हल्का सा पिंच किया, हल्का सा, तो ये इसने सेंस किया ना, इसने सिग्नल्स को रिसीव किया। जो सिग्नल्स रिसीव करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम सेंसरी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये सेंस यहाँ से लेके जाएंगे अपने ब्रेन के पास, ब्रेन में भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, आउटर पार्ट। अब वो वहाँ पे ब्रेन में अंदर जाएगा, अब वो क्या होगा,
अब ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस कहाँ करता है? एसोसिएशन एरियाज में। और क्या करेगा? प्रोसेस करने के बाद अब वो मोटर न्यूरॉन्स मतलब मोटर न्यूरॉन्स अब जो सिग्नल लेकर जाएंगे, ठीक है, जो इस एरिया को सिग्नल देंगे उनको हम मोटर न्यूरॉन्स बोलेंगे, ठीक है। वो मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल मिलेगा और वो वापस से लेके यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही हम पिंच करेंगे तो जो पेन हमको होगा, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इतना याद रख सकते हैं क्या कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 3 तरीके के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन एरियाज। जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं इनका मेन काम होता है चीज़ों को, 2 चीज़ों को जोड़कर फिर एक रिजल्ट निकालना, ठीक है। जैसे हम मान लो सुन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सुन रही हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ से सुन रही हूँ और फिर बोल रही हूँ। मुझे कैसे ना हर तरफ की आवाज़ें सुनकर, तब जैसे हम गाना सुनते हैं तो गाना जो हम सुन रहे हैं ऐसा तो नहीं अलग से गिटार की आवाज़ आ रही है, अलग से मतलब कुछ तबला बज रहा है, तो वो एक साथ जो आवाज़ें आ रही है ना, और फिर हम उसको जो म्यूज़िक बोल रहे हैं वो कैसे ना अलग अलग एरियाज़ ने उसको अलग अलग लिया है पर एक सिंगल चीज़ बनाकर भेजी है। तो ये एसोसिएशन एरियाज़ का काम होता है, ठीक है। सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन, ये तीनों चीज़ कहाँ प्रेजेंट है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अब एक और चीज़, एसोसिएशन एरियाज कंट्रोल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो देखो क्या बोला, फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आया पहले, तो अब हमें जो पता है पहले हम उस पर फोकस करेंगे, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। हमने कोई चीज़ देखी, याद रखना है अब उसको, तो मेमोरी का काम है। हमने कोई चीज़ नई सीखी है, उसको अब याद रखना है, वो भी मेमोरी का काम है। यानी मेमोरी जो हमारी चीज़ें स्टोर होनी है वो कहाँ पे होंगी? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। मेमोरी हो गया। अब कम्युनिकेशन कैसे? अब जो छोटा बच्चा होता है क्या उसको बात करना आता है? नहीं आता ना। तो वो कैसे बात करना सीखता है? पहले वो सुनता है, उनको याद रखता है, फिर अगली बार जब उसको सेम चीज़ सुनने को मिलती है ना तो वापस से वही लेता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन भी मेमोरी से ही आ रही है ना, पहले उसने चीज़ें सीखी, याद की, फिर कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आता है। और क्या है? इंटर सेंसरी एसोसिएशंस। तो इंटर सेंसरी मतलब 2 सेंसेशन, सिंपल हम करते हैं इसको, इंटर सेंसरी, 2 सेंसरी 2 सेंसेशन है, ठीक है। अब उनके बीच का जो एसोसिएशन है, ठीक है ना, अब ये कैसे आप इंटरकनेक्ट मतलब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब जोड़ कैसे सकते हैं इस चीज़ को? जैसे एक साथ में 2 काम करना। अब मैंने सिर्फ बोला कि एक म्यूज़िक की जब बात की तो वो एसोसिएशन एरिया की बात है, ठीक है। लेकिन अब मैं साथ में देख भी रही हूँ, मैं साथ में लिख भी रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, तो ये इंटर सेंसरी एसोसिएशंस होते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करती हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो हमने अपना जो फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट था सेरेब्रम वो कंप्लीट कर लिया। अब हम थैलेमस देखेंगे। तो सेरेब्रम तो हमने देखा हुआ था, ये जो लार्जेस्ट पार्ट था ना ये सेरेब्रम है। अब हम अपनी बात करते हैं थैलेमस की, ठीक है। ये ब्लूइश पार्ट जो है थैलेमस है और इससे नीचे लटकता हुआ ये हाइपोथैलेमस है। तो थैलेमस देखते हैं। सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, ठीक है। तो हमें डायग्राम में ही दिख रहा है जैसे कैसे सेरेब्रम ने कैसे ना कवर किया हुआ है, ठीक है, थैलेमस को। थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, ठीक है। तो मेजर है ये, मतलब इसका मेन काम है सेंसरी और मोटर में। इसके पास एसोसिएशन एरिया नहीं है, तो ये किसी और के पास लेके जाएगा सिग्नल्स और वहाँ से वो सिग्नल्स फिर इसको मोटर नर्व में मिलेंगी, ठीक है। इसके पास एसोसिएशन एरिया नहीं है थैलेमस के पास, जैसे हमारे फोर ब्रेन के पास था, ठीक है। तो हमारा थैलेमस हो गया। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या? हाइपो मीन्स नीचे, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस। तो क्या होता है, हम कहेंगे जहाँ पे सटाइटी आए, सटाइटी मतलब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो जो सेटिस्फैक्शन मतलब अगर मुझे भूख लग रही है, अब भूख नहीं लग रही, पानी पी, जैसे प्यास लग रही है मुझे, भूख लग रही है या अब भूख नहीं लग रही है, तो ये ना सटाइटी बोलते हैं इनको, ठीक है।
तो अगर मुझे भूख लग रही है तो वो हाइपोथैलेमस की ही वजह से लग रही है, प्यास लग रही है तो वो हाइपोथैलेमस की वजह से लग रही है। या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, ठीक है, जैसे हम ठंड में गए हैं तो कैसे ना शिवरिंग होने लगेगी, तो ये हाइपोथैलेमस ने शिवरिंग करवाई थी ताकि अब हम क्या करें ना, बॉडी अंदर से टेम्परेचर अपना चेंज करे और बॉडी को ठंड ना लगे। और शिवरिंग होती है तो हमको पता चल जाता है कि हमको ठंड लग रही है ना। तो हाइपोथैलेमस का काम हमको ये समझ में आ गया कि सैटाइटी का काम होता है उसका, दूसरा हो गया टेम्परेचर मेंटेनेंस। और कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। तो वो हार्मोन्स कैसे होते हैं, पहले वो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिलीज करता है, फिर वो पिट्यूटरी पे जाके काम करते हैं, और फिर वही पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स कहाँ काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे काम करते हैं। तो जो मैंने बताया था ना जो हमारा इम्पल्स होता है वो दो तरीके से काम करता है, ठीक है। साइनेप्स जो होते हैं, जो इम्पल्स है वो दो तरीके के साइनेप्स के साथ काम करेगा। एक होता था, हमने देखा केमिकल देखा था, ठीक है। तो केमिकल साइनेप्स में हमने क्या देखा था, हॉर्मोन्स के थ्रू काम होता था। और उनमें साइनेप्स में क्या होता था, बीच में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है, ये फ्लूइड प्रेजेंट है ना, ये फ्लूइड था। और यहाँ से ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ से कुछ केमिकल्स निकलते थे और इन केमिकल्स को हम क्या बोलते थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते थे ना, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। और ये ब्लड में भी फ्लो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेंगे, कुछ हॉर्मोन्स ब्लड में ट्रांसफ़र होकर दूसरे सेल्स के पास जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, कुछ हॉर्मोन्स क्या करते हैं, नर्व में से यानी न्यूरॉन में से निकल के जब सेल्स में जाते हैं, ठीक है। और लिम्बिक और जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसमें एक सिस्टम होता है लिम्बिक सिस्टम, ये इंक्लूड करता है, ऐसा नहीं है कोई ऑर्गन है, हाइपोथैलेमस में ही लिम्बिक सिस्टम होता है, ऑर्गन नहीं है ये कोई, उसका काम है। तो इस लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है, ये सेक्सुअल बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब हम प्यूबर्टी पे आते हैं, फिर जो भी हमारे सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं, जैसे किसी पे प्यार आना या गुस्सा होना या कैसे जेलेसी, जो फीलिंग्स होती है ना, वो लिम्बिक सिस्टम का काम है, मतलब इमोशनल रिएक्शंस जो भी होंगी, ठीक है। किसी से जेलेसी है या किसी पे गुस्सा आ रहा है, नफरत है किसी से, तो वो सारे जो इमोशंस होते हैं ना और सेक्सुअल बिहेवियर, ये कहाँ पे होते हैं, लिम्बिक सिस्टम में होते हैं। कोई ऑर्गन नहीं है ये, कोई पार्ट नहीं है, ये हाइपोथैलेमस का ही काम है, लेकिन अलग से सिस्टम पढ़ते हैं इसका, ठीक है। तो हमारा फोर ब्रेन हो गया, ठीक है। फोर ब्रेन में हमने क्या पढ़ लिया, सेरेब्रम पढ़ लिया, थैलेमस पढ़ लिया और हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, और हमने इनको डायग्राम में भी डिस्कस कर लिया। ये रहा हमारा, ये सेरेब्रम है, ये ब्लूइश पार्ट थैलेमस है, और ये नीचे लटकता हुआ पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। अब हम बात करेंगे अपने मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन क्या है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। देखो हाइपोथैलेमस ये रहा, और ये क्या है, पॉन्स है, इसके बीच में जो हमको ये पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिड ब्रेन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या है। तो क्या होता है, डॉर्सली, अब हम पार्ट्स देख रहे हैं इसके, डिस्कस करेंगे पार्ट्स। डॉर्सली, तो देखो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, डॉर्सल जहाँ पे हमारा बैकबोन हो, वर्टिब्रल कॉलम जहाँ है उसको हम डॉर्सल बोलेंगे, और जहाँ पे हमारे ये एब्डोमेन आएगा उस साइड को हम वेंट्रल बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारे ह्यूमंस में ये हमारा वेंट्रल हो गया और पीछे हमारा डॉर्सल हो गया, वैसे ही एनिमल्स में अगर हम एनिमल्स में बात करेंगे, जैसे गाय है, भैंस है, तो कैसे ना उनका बैकबोन ऊपर है तो वो उनका डॉर्सल पार्ट है, और नीचे वेंट्रल पार्ट है। तो क्या है, डॉर्सल ही मतलब पीछे से, हम पीछे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। डॉर्सली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज प्रेजेंट, और ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम क्या होता है, ये होते कैसे ना, राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो ये ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं और पेयर में प्रेजेंट होते हैं दो, तो ऊपर होंगे सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर, और दो नीचे होंगे इंफीरियर, ठीक है। ऊपर वाले बड़े और नीचे वाले छोटे, फिर इनसे नीचे फाइबर्स निकलते हैं न्यू, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन रिले ऑफ इम्पल्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन सेरेब्रम सेरेबेलम पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी, ये हुए सुपीरियर, ये हुए इंफीरियर, और इनसे नीचे ये फाइबर्स निकले हुए हैं,
और इनका काम क्या है, रिले। रिले मतलब इधर से भी लेकर आ रहे हैं और इधर से भी लेकर आ रहे हैं, ये बैक एंड फोर्थ, ठीक है। रिले रेस होती है ना, एक चीज़ कहीं से कहीं तक लेकर आ रहे हैं, फिर वापस से हमको अपने पास लेकर आनी है, ठीक है। तो ये रिले जो होता है ना, मतलब इम्पल्स लेकर भी आना है फिर देने भी जाना है। तो किन किन के बीच में, सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला, इनके बीच में ये इम्पल्स को रिले करते हैं इधर से उधर। तो देखो ये डायग्राम है जिसमें हमने दिखाया हुआ है कि थैलेमस है। थैलेमस बड़ा पार्ट है जिससे पीछे क्या लटकता होगा हमारा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ मिड ब्रेन हो गया, और मिड ब्रेन कैसे, किस किस के बीच में, बिटवीन ये हाइपोथैलेमस बोल दो या थैलेमस एंड पॉन्स बोल दो, ठीक है। अब हम ना अपने ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना को डिस्कस करते हैं। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होते हैं, टू पेयर्स ऑफ सेंसरी न्यूक्लियाई दैट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस ऑफ द आईज एंड ईयर्स। तो देखो न्यूक्लियाई देखते हैं पहले, सेंसरी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, ये है हमारे एक्सोन्स, सॉरी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। इन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंसरी न्यूक्लियाई है, मतलब सेल बॉडीज का कलेक्शन है जो सेंस कर रहे हैं, इम्पल्स अपना रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, रिसीवर है। तो ये जो हम क्वाड्रिजेमिना की बात कर रहे हैं, ये कैसे हैं, सेंसरी न्यूक्लियाई है, ठीक है, और पेयर में है, लेफ्ट और राइट, दैट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस ऑफ द आईज एंड ईयर्स, ठीक है। आई से जो भी रिफ्लेक्स जा रहे हैं और जो ईयर्स से जा रहे हैं, रिफ्लेक्स मतलब कि एक्शंस जो भी उनके जा रहे हैं ना, रिटर्न में जो भी एक्शंस उनके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो, अच्छा रिफ्लेक्स क्या होता है ना, रिफ्लेक्स बताते हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है ना, एक इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी मतलब जिस पे मेरा कोई जोर नहीं था, मैंने नहीं चाहा था कि वो हो, पर बॉडी ने, मेरी बॉडी ने चाहा और वो हुआ, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शन। और कैसा होता है, बहुत ही इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत जल्दी। अगर अगर मेरे इधर लगी और मेरा हाथ पीछे गया तो ये रिफ्लेक्स है, ठीक है। लगी, ये कुछ नहीं, जो मेरा हाथ पीछे गया ये रिफ्लेक्स है, ठीक है। बॉडी ने सोचा, मैंने कुछ नहीं चाहा, क्योंकि मैं इतना जल्दी सोच ही नहीं पाऊंगी ना, बॉडी ने चाहा कि इसको हाथ को पीछे हटाना, तो ये रिफ्लेक्स है, मतलब इनवॉलंटरी एक्शन है जो इंस्टेंटेनियस हो जाती है, ठीक है। तो आईज के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, अब मैंने जो देखा है, ठीक है, मेरी आंखें जो देख रही हैं, इसको प्रोसेस करना जो है इतना कैसे, मैंने अगर कुछ देखा है, अगर मैं इस पेन को देख रही हूँ और इसकी इमेज डायरेक्ट मेरी आंखों में बन रही है, तो ये इतनी जल्दी हो रहा है कि मैं नहीं कर पाती, ये ब्रेन ने किया है, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन है, ज़रूरी तो नहीं कि मैं हमेशा आंख खोलूँगी तो मैं देखना ही चाहती हूँ, नहीं ना। अगर चाहने ना चाहने से होता तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देखते ना। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं सुनते, ठीक है। तो दो तरीके के होंगे हमारे, सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाइज, ठीक है। कॉलिकुलस ये सुपीरियर हो जाएंगे और इन्फीरियर हो जाएंगे। तो जो सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं, ये क्या कंट्रोल करते हैं, ये करते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, आई, नेक एंड ट्रंक टूवर्ड्स विजुअल स्टिमुलाई, ठीक है। तो जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, विजुअल। जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना था, इसका काम था आईज और ईयर के रिफ्लेक्स को देखना। अब अगर हम आई के रिफ्लेक्स की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, सुपीरियर कॉलिकुलस की, ठीक है, विजुअल की बात कर रहे हैं। और अगर हम ऑडिटरी की बात करेंगे तो इन्फीरियर वाली की बात करेंगे, ठीक है। तो विजुअल रिफ्लेक्स जो है, जो मैं देख रही हूँ, ठीक है, उसका रिफ्लेक्स कैसे देंगे, हेड से, आईज, नेक, ट्रंक, ट्रंक ये पार्ट। तो इसका देखो हम कैसे देखते हैं, जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं मान लो, ठीक है। अब देखते समय जैसे हमको ऐसे घूर के देखना है किसी चीज़ को, तो मुझे देखना है, मेरा हेड अपने आप आगे गया, तो ये ना विजुअल मतलब मुझे देखना है, ब्रेन ने सिग्नल भेज दिया नेक को, नेक आगे हुई, मैंने तो नहीं चाहा ना। लड़ाई होती है तो एकदम मुंह खुल जाता है ना। तो ये सारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, ये देखी हुई चीज़ों के लिए जो रिफ्लेक्स हो रहे हैं, ये कौन कंट्रोल करेगा, सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। और इन्फीरियर सुनी हुई चीज़ों के लिए, इसमें भी हेड, आई, नेक, इन सब का ही हम इन सब की बात करेंगे, मतलब इन्हीं के रिफ्लेक्सेस को हम देखेंगे। सुनी हुई चीज़ें भी कैसे, सुन ली चीज़ें तो ध्यान जाता है उधर, कान अपने आप चले जाएंगे, तो ये सारी जो चीज़ें होंगी ना, ये ऑडिटरी स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़
जिससे इम्पल्स जनरेट हो। स्टिमुलस सिंपल है, जिससे इम्पल्स जनरेट होगा वो स्टिमुलस है हमारे लिए। कोई लड़ रहा है, कोई रो रहा है, तो हम गए ना उनके पास, तो ये कैसे ना, ये ऑडिटरी स्टिमुलाई से होगा। ठीक है, तो हमको ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी समझ में आ गया, 2 पेयर में होंगे। ठीक है, और सेंसरी न्यूक्लियाई होते हैं ये, और 2 होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। और सुपीरियर का काम जो होगा वो विजुअल में होगा। जैसे मान लो आँख हमारी ऊपर है, कान नीचे है, तो ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये रिले इम्पल्स, मतलब इम्पल्स को रिले करते हैं। इम्पल्स जो है एक दूसरे ऑर्गन से लेके जाते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स एंड हमारा तीसरा क्या था, मेडुला। ठीक है, इनके बीच में मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो हमारा मिड ब्रेन भी हो गया। अब हम बात करेंगे अपने हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। ठीक है, तो पोन्स का काम क्या है? पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। देखिए हम किस किस को कनेक्ट करता है। तो ये हमारा पोन्स है। ठीक है, देखें किस किस से कनेक्ट हो रहा है। ये मिड ब्रेन से तो हो ही रहा है, खुद हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, और इधर सेरिबेलम से भी कनेक्ट हो रहा है, और पूरा जो ब्रेन है कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं सारे पार्ट्स कनेक्टेड है, कितनी सारी चीज़ों से तो कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक कनेक्शन, इसका पॉन्स का मेन काम क्या होता है, जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको बस ट्रांसफ़र कर रहा है, इसका मेन काम होगा। ठीक है, पूरा किस में ट्रांसफ़र करेगा, हाइंड ब्रेन में। पॉन्स का काम क्या होगा, जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन से मैसेजेस लेगा और हाइंड ब्रेन में दे देगा। खुद भी पार्ट है हाइंड ब्रेन का, पर इसका मेन काम है मिड ब्रेन से मैसेजेस लेके हाइंड ब्रेन तक देना। ठीक है, तो एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बस। consist of fibers that interconnect different regions of brain. Mainly, it connects midbrain to hindbrain. ओके, पॉन्स हो गया। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये बहुत इसका इम्पोर्टेंस है किन चीज़ों में, कि ये मेन सेंटर है हमारे रेस्पिरेशन के लिए, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस यानी कि जो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं वो, और गैस्ट्रिक सीक्रेशंस। ठीक है, ये मेन सेंटर है। मतलब अगर रेस्पिरेशन, मतलब ऐसे ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका सेंटर है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस का ही सेंटर है। जैसे रेस्पिरेशन है, क्या हम सोचने से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, नहीं ना, जब हम सोते हैं तभी भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं। या जो भी गैस्ट्रिक सीक्रेशंस रिलीज हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, ये हार्ट बीट हो रहा है, तो ये सब कुछ जो है ऐसा नहीं कि हमने सोचा इसीलिए हो रहा है, हमारा कंट्रोल भी नहीं है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे स्नीजिंग भी हो गया। ठीक है, उस पर मेडुला ऑब्लोंगेटा का मेन सेंटर है कि जो भी चीज़ें होंगी वहाँ से प्रोसेस होके आएंगी। और सेरिबेलम का मेन काम होता है कंट्रोल, बैलेंस एंड पोस्चर। तो मतलब अगर मैं सीधे बैठी हूँ तो ये जो मेरा पूरा पोस्चर है, ठीक है, और बैलेंस है, ऐसा तो नहीं कि मैं इधर लुढ़क गई या मेरा सर इधर जा रहा है। तो ये जो बैलेंस है ना पूरी बॉडी में, क्या होता है कि ईयर्स हैं, उनके बीच, उनके अंदर जो इनर फ्लूइड होगा है ना, इनर ईयर में जो फ्लूइड होगा वो भी बैलेंस में हेल्प करेगा, तो वो भी ब्रेन में ही आएगा। ठीक है, ब्रेन का ही एक मतलब बैलेंस का पार्ट है। अगर हम बैलेंस की बात करें तो ब्रेन और ईयर साथ में मिलके कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हमको चक्कर आता है, हम बोलते हैं ना घूम रहे हैं, हम गिर रहे हैं, तो क्या होता है, बैलेंस बिगड़, मतलब बैलेंस क्या होता है ना, वो जो सेंटर है वहाँ पे कुछ कमी है। ठीक है, चक्कर जो आ रहे हैं अब हमको, ठीक है, सेरिबेलम में अगर कोई दिक्कत होगी तो हमको क्या होगा, चक्कर आएंगे। चक्कर आएंगे मतलब हमारा बैलेंस ठीक नहीं होगा। यानी कि हम इससे एक और चीज़ पता लगा सकते हैं जैसे जब हम शराब पीते हैं जो लोग, ठीक है, उन्हें नहीं दिखता क्या हो रहा है क्या नहीं, वो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके सेरेबेलम में एक पार्ट होता है आर्बर वाइटे। ये जो आर्बर वाइटे है, ये जो आर्बर वाइटे है, आर्बर मीन्स ट्री लाइक। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है सेरेबेलम में, आर्बर वाइटे, ये मेन सेंटर होता है अल्कोहल के लिए। ठीक है, अगर जैसे ही अल्कोहल मिलेगा तो ये अपना बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा ना। मतलब अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँ तो इस जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते, 2 लोग होते हैं, एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी, तो आर्बर वाइटे के लिए जो शराब है, जो अल्कोहल है, वो बुरा आदमी है। ठीक है, वो उसका काम नहीं करने देगा। ठीक है, तो जो शराब पी के जो लोग नाचते हैं ना,
उनसे बोलना कि आपका आर्बर वाइटे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेरेब्रल मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो हो गया कंप्लीट, ठीक। हमने ब्रेन पूरा पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस की। अच्छा, ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं हाथ अपना पीछे लेके जा रही हूँ, या मुझे एकदम छींक आ रही है, ठीक है, छींक आ रही है, तो मैं कैसे एकदम से अपने हाथ आगे कर लिए। तो ये जो बॉडी ने एकदम से कुछ एक्शंस किए जिस पे मेरा जोर नहीं है, मतलब मैंने नहीं किए, इनवॉलेंट्री हैं वो, और इंस्टेंटेनियस है, विद इन माइक्रो सेकेंड्स मैंने ये काम किया है। तो ये इनको क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये जो एक्शंस होते हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई स्टिमुलाई मिला, ठीक है, कोई स्टिमुलाई मिला और उसके जैसे मेरा हाथ जल रहा है मान लो, ठीक है, हाथ जल रहा है, तो मेरा हाथ अगर मैं रोटी बना रही हूँ मान लो, रोटी मैंने पलटना है मुझको, और मेरा हाथ जलने वाला है, तो मैंने कैसे हाथ खींचा? रोटी वहीं छोड़ दी, हाथ खींच लिया, ठीक है, मैंने सोचा भी नहीं। अगर सोचते तो हम शायद रोटी को बचाते, ठीक है। तो क्या हुआ? ये ब्रेन ने किया, हमने नहीं किया, तो ये ना इनवॉलंटरी एक्शन है। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्स टू अ पेरीफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, ठीक है। पेरीफेरल की हम बात करें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं करें, तो जो क्रेनियम से और जो हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं, ये जो निकल के आ रही हैं और इधर पूरी बॉडी में जो लगी हुई हैं, इनके रेस्पॉन्स के लिए, ठीक है, दैट अकर्स इनवॉलंटरीली, ठीक है, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और thought and require the involvement of a part of the central nervous system is called reflex action, ठीक है। मतलब मैं कॉन्शियस नहीं थी, मैंने नहीं सोचा कि ऐसा होना था, ठीक है। बेशक ये काम जो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के लिए हो रहा है, पर करेगा कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, इसमें कोई स्टिमुलेशन होगा, स्टिमुलाई आएगा, ठीक है, और फिर क्या होगा? कुछ ऐसा होगा कि मैं ऐसे इनवॉलंटरीली एक्शंस करूँगी, ठीक है, जो मैंने नहीं सोचे, है ना। और ये क्यों करूँगी? क्योंकि कुछ मैसेजेस मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दिए थे। तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे मान लो ये हीट है, यहाँ से आग निकल रही थी और इसने अपनी ये उंगली यहाँ रखी, तो अब ये सिग्नल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सिग्नल कैसे? ये सिग्नल जा रहा है, देखो, सेंसरी नर्व्स हैं, ये सिग्नल जा रहा है, यानी कि सेंसरी नर्व्स हैं, और जो ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर आ रही हैं। ऐसी न्यूरॉन को हमने क्या बोला था? ऐसे नर्व फाइबर को हमने क्या बोला था? एफरेंट, आफरेंट, आफरेंट, ठीक है, आ रहा है ब्रेन की तरफ। तो ये सेंसरी, यहाँ से सेंसरी मैसेज जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। अब देखो, ये डायग्राम किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड में देखो, बाहर वाइट मैटर है, अंदर ग्रे मैटर है। तो जो ग्रे मैटर है मेनली उसका काम है ये सेंसरी जो भी न्यूरॉन है इनसे मैसेज लेना, और फिर बीच में एक और इसको क्या बोलेंगे? इंटर सेंसरी है ये जो एरिया मैंने एनसर्कल किया है, दिस इज इंटर सेंसरी। मतलब एक सेंसरी न्यूरॉन आ रहा था, फिर इससे एक न्यूरॉन ने मैसेज लिया है, इसको हम इंटर सेंसरी बोल रहे हैं, जो कि खुद स्पाइनल कॉर्ड का ही है। और अब ये किसको देगा? मोटर को देगा, ठीक है, मोटर न्यूरॉन को देगा। तो ये जो हमारा एफरेंट न्यूरॉन होते हैं, दीज आर डॉर्सल इन नेचर, ठीक है, डॉर्सल होते हैं। और ये जो हमारे इफरेंट यानी जो ब्रेन की तरफ से लेके जाएंगे, ये कैसे होते हैं? वेंट्रल, ठीक है। तो अगर ये मेरा वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है, ठीक है, तो मेरे अगर चोट लगी है तो पीछे डॉर्सल ही जाएगा, डॉर्सल ही स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, और जो मैसेज होगा वो वेंट्रली आएगा, ओके। जो इम्पल्स, अब जो मेरे हाथ के पास जो मैसेज आएगा ये वेंट्रल साइड से होके आएगा, यानी जो मोटर नर्व है हमारी ये वेंट्रल साइड से आएगी। ऊपर ही लिखेंगे क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। और ये जो मसल है, मसल का जो एंड प्लेट है ना, उसके पास मैसेज देगी और वो मसल की वजह से हाथ पीछे खींचेगा, ठीक है, सिंपल। ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का काम है, ऐसे होता है। जैसे इसमें भी, इस डायग्राम में भी यही शो कर रहे हैं कि ये मान लो ये हैंड की मसल थी, पिन चुभी,
तो सेंसरी न्यूरॉन गए ग्रे मैटर के पास, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन है ये, ठीक है। और फिर यहाँ से इंटर सेंसरी न्यूरॉन था, इसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। और फिर ये इम्पल्स लेकर जाता है वेंट्रल रूट की तरफ से मोटर न्यूरॉन मसल के पास, और मसल हाथ खींच लेती है, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का समझ में आ गया। तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन तो अब समझ लिया, ठीक है। तो क्या होता है ना रिफ्लेक्स एक्शंस में, तो अब हमने देख लिया कि हमने हाथ हटा लिया, ये सब कुछ हो गया। अब एक और चीज़ कभी आपने सोची है कि हम खाना खा रहे हैं तो टेस्ट आ रहा है हमको, कैसे आ रहा है, टंग पे ऐसा क्या है कि टेस्ट आ रहा है, या कोई स्मेल है हमको अलग अलग अच्छी भी आ रही है, हमको बुरा भी आ रहा है, तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे होता है कि ये स्मेल कैसे हमको मतलब हम कैसे स्मेल कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो अब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि सेंसरी जो हमारा सिस्टम है वो काम कैसे करता है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स हमारे काम कैसे करते हैं। तो कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हम आज की क्लास में करेंगे और बाकी के जो सेंसरी ऑर्गन्स होंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहला हम सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे नोज़। तो नोज़ में क्या होता है, हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल सेल्स, ठीक है। वो जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो म्यूकस में कोटेड रहते हैं। म्यूकस क्या होता है, जो हमारी नोज़ में से लिक्विड निकलता है ना वाइट कलर का, देखो स्टिकी सा, दिस इज म्यूकस, ठीक है। तो जो म्यूकस होता है, मतलब ये मान लो नोज़ है, नोज़ का एपिथीलियम है ये, ठीक है। कौन सा होगा, कॉलमनर सेल्स होंगे। ये कॉलमनर सेल्स क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है। और इधर ही साइड में क्या होंगे, हमारे स्पेशल सेल्स लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये म्यूकस रिलीज हो रहा है तो ये यहीं तो एक्यूमुलेट होगा। तो ये जो स्पेशल सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑल्फैक्टरी, मतलब ये ना ऑल्फैक्टरी नेचर है, मतलब यही स्मेल को सेंस करेंगे, यही रिसीव करेंगे, जो भी सेंस मतलब स्मेल का स्टिमुलाई होगा यही सेंस करेंगे, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, फिर ये जो सेल्स हैं ना स्पेशल सेल्स जो कि स्मेल को सेंस करेंगे, इनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर का काम होता है रिसीव करना, तो वो सेल्स जो स्मेल को रिसीव करेंगे हम उनको क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तो समझ में आ गया। जो नोज़ की एपिथीलियम होती है ना, ये 3 तरीके के सेल से बनी रहती है। बेसल सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखो बेसल सेल्स तो नीचे होंगे हमेशा, फिर ऐसे सपोर्टिंग सेल्स लगे रहेंगे और इनके बीच बीच में ये हमारे स्पेशल यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होंगे, ठीक है। तो जो सपोर्टिंग सेल्स का काम होगा वो मेनली इनको सपोर्ट करना होगा, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, इनको जगह पे रखना। 3 तरीके की सेल भी देख, हम नोज़ को डिस्कस कर रहे हैं, स्मेल कैसे आ रही है हमको ये देख रहे हैं। The neuron of the olfactory epithelium extend from outside environment directly into a pair of broad bean-sized organ called olfactory bulb, which are extensions of the brain's limbic system. तो देखो क्या होता है, ऐसे नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो नर्व हैं ये हमारा क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, रिसेप्टर सेल है। अब ये जो नर्व हैं बल्ब के फॉर्म में बाहर आती हैं, ठीक है। और जो भी स्मेल आती होगी इसको ये सेंस करते हैं और इम्पल्स कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन के पास, है ना। तो ये क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है। तो ये जो नर्वस सिस्टम जो इस स्मेल को सेंस करेगा ना, वो हमारा लिम्बिक सिस्टम आएगा, यानी हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट था ये लिम्बिक सिस्टम। तो मैंने कहा ना इमोशंस जहाँ पे भी थी, फीलिंग्स जहाँ पे थी, तो ना जैसे हम किसी को, हमें कोई पसंद होता है, कैसे फ्लावर देते हैं उसको, ठीक है, ताकि अच्छी स्मेल उसको जाए, वो खुश हो, ठीक है। अच्छी स्मेल सूंघ के हमें अच्छा लगता है ना, और बुरी स्मेल सूंघ के हमको बुरा लगता है, तो वो भी तो फीलिंग ही होती है, ठीक है। तो जो हमारी सेंस स्मेल का सेंस है वो कौन कंट्रोल करेगा, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये नोज़ है, मान लो ये नोज़ है, नोज़ के अंदर एक ऑल्फैक्टरी ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसके अंदर ये नर्व थी, नर्व कैसे आई बाहर, बल्ब की शेप में आई, ठीक है। अब डायरेक्ट एंड भी नहीं हो सकता ना, अगर डायरेक्ट सीधे एंड होगा तो वो डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि म्यूकस भी है या हम नोज पिकिंग भी करते हैं, ठीक है, तो वो डैमेज भी हो सकती है, इसीलिए वो बल्ब की फॉर्म में, जो ऑल्फैक्टरी बल्ब की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने नोज देख लिया, सेंस
हमको स्मेल का कैसे हो रहा है ये हमने देख लिया। बस हमको ये चीज़ मेन याद रखनी है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं ये, ठीक है। और हमको क्या याद रखना है, ये लिम्बिक सिस्टम वाला पॉइंट, ठीक है, ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। क्या था, जो न्यूरॉन थे वो ऑल्फैक्टरी सेल में बल्ब के फॉर्म में बाहर आ रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही। अब हम देखते हैं टंग, जिसमें हम टंग में क्या क्या देखेंगे, टेस्ट और स्मेल। स्मेल हम जो टंग में स्मेल, जो टंग से हम टेस्ट कर रहे हैं और जो नोज़ में स्मेल हम सेंस कर रहे हैं, इन दोनों का जो मैकेनिज्म है ना काम करने का, वो लगभग सेम है। तो हम ये देखेंगे और हम देखेंगे टेस्ट कैसे, टेस्ट बर्ड की मदद से हम टेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये सब देखेंगे। टंग देखें, बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजॉल्व्ड केमिकल्स, ठीक है। तो हमने देखा नोज भी हमारा म्यूकस में जो कवर्ड थे ऑल्फैक्टरी सेल्स है ना, रिसेप्टर्स, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स थे वो म्यूकस में ऐसे कवर्ड थे। ऐसे ही हमारी टंग हमेशा सलाइवा सीक्रेट करती रहती है, तो डिजॉल्व केमिकल्स को ही सेंस कर पाएगी। जब तक अगर हम कहते हैं ना सर्दी हो जाती है तो हमारे को कैसे ना सुनाई नहीं, मतलब हमको नहीं स्मेल आती है, तो ना कैसे, क्यों, क्योंकि एकदम सूख जाती है नोज़, सिक्रीशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो केमिकल्स जो होते हैं ना, जो भी हम स्मेल कर रहे हैं या जो भी हम टेस्ट करेंगे वो डिज़ोल्व होने चाहिए, है ना। द केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन यानी टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, जो टेस्ट है और जो स्मेल है दोनों कैसे ना इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इंटर रिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि दोनों में क्या होगा, नोज़ में भी नर्व आ रही थी, बल्ब के फॉर्म में बाहर निकल रही थी, फिर वो जा रहे थे हमारे लिम्बिक सिस्टम के पास। ऐसे ही हमारे टेस्ट बर्ड्स में भी क्या होगा, नर्व आएगी, बल्ब के फॉर्म में बाहर निकलेगी और फिर जाएगी, ठीक है। तो ये सेम सिस्टम में काम करते हैं, एक जैसे तरीके से काम करते हैं। द टंग डिटेक्ट्स टेस्ट थ्रू टेस्ट बर्ड्स कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो हम टेस्ट कैसे करते हैं, रिसेप्टर्स के थ्रू। तो देखो ये हमारी टंग है, टंग में ना 4 जोन्स होते हैं, ठीक है। ये 4 जोन्स कौन से होते हैं, सबसे आगे हमारा सॉल्टी होता है, इधर सॉल्टी, फिर उसके पीछे स्वीट और साइड में सावर टेस्ट होता है और पीछे बिटर। तो कितनी भी कड़वी दवाई हो, कितना भी पीछे रख लो फिर भी कड़वी लगेगी, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कड़वी दवाई है पीछे रखेंगे तो कड़वी नहीं लगेगी। और ठीक है, तो टेस्ट बड्स अभी हम देखेंगे आगे। With each taste of food or sip of drink, the brain integrates a differential input from taste bud and a complex flavor is perceived। तो क्या होता है, टेस्ट बड, जैसे हम जो भी चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उसका अलग अलग टेस्ट जो है टेस्ट बड के थ्रू ब्रेन उसको परसीव करता है, यानी रिसीव करता है और फिर हमको बताता है। तो देखो हमने अभी देखा ऑल्फैक्टरी वाला देखा था कि ये हमारे ऑल्फैक्टरी सेल्स, जैसे नॉर्मल सेल है ये ऑल्फैक्टरी, और ये नर्व आ रही है और बल्ब के फॉर्म में बाहर निकली और आया। और यहाँ पे कैसे ना ये बाहर क्या होंगे, एपिथेलियल सेल्स होंगे, यानी कि कौन से सेल्स, कॉलमनर सेल्स होंगे जो म्यूकस रिलीज करेंगे और ये म्यूकस से कवर्ड होंगे, ठीक है। और स्मेल आएगी और इसको ये सेंस करेंगे और ये लिम्बिक सिस्टम में जाएगा, ठीक है। ये तो हमने देखा। अब हम बात करेंगे टेस्ट यानी गस्टेटरी की हम बात करेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है, सेल्स होंगे, ये सपोर्टिंग सेल्स है, वहाँ पे भी सपोर्टिंग सेल्स थे इनको सपोर्ट करने के लिए, ये हो गए सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसे सपोर्टिंग सेल्स हैं और ये हमारे गस्टेटरी सेल्स हैं, ठीक है। ये भी स्पेशल सेल्स होंगे ना जो टेस्ट को मतलब रिसीव करेंगे। तो इनमें से क्या निकला रहता है, ये जो नर्व आ रही है इनके नर्व के बहुत छोटे छोटे नर्व एंडिंग्स, क्या होता है, ये जो सेल है, ठीक है, इस सेल में से छोटा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला जब हमने कुछ खाया, ठीक है। और वो ये सेंस कर लेंगे और जो सेंसरी है ये किसके पास जाएगा, ये फिर न्यूरॉन ले लेगा, ये जो नर्व है ये नर्व फाइबर्स ले लेंगी और हमारे ब्रेन को चला जाएगा ये जो भी मैसेज है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है टेस्ट बर्ड्स, इसको और देख लेते हैं। तो टेस्ट बर्ड क्या होता है, ये नर्व एंडिंग्स ही होती हैं, हमारे टंग पे नर्व एंडिंग्स होती है। देखो ये है ना, ये तो पैपिला है, अभी हम इनको भी देखेंगे। इन पैपिला के अंदर
प्रेजेंट होते हैं हमारे बर्ड्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें नर्व निकली होती रहती हैं, बल्बस, बल्ब के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे मोटे बल्ब के फॉर्म में निकली रहती हैं। और फिर ये क्या करती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारी टंग पे प्रेजेंट होती है। ऑरोफेरिंग्स यानी नोज के बाद का हिस्सा, मतलब वो फेरिंग्स वाला हिस्सा जो मुंह के पीछे है और नाक के मतलब नोज के बाद में है, ठीक है, ऑरोफेरिंग्स में प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है, ईसोफेगस में, अपर ईसोफेगस में प्रेजेंट है। और सॉफ्ट पैलेट यानी ये पैलेट ऊपर है, आगे हार्ड पैलेट है और पीछे सॉफ्ट पैलेट है, यानी सॉफ्ट पैलेट पे जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, तीखी खा रहे हैं या फिर खट्टी खा रहे हैं, वो वहाँ पे भी महसूस होगा, ठीक है। और एपिग्लॉटिस में भी होगा। तो मेनली ये जो सॉफ्ट पैलेट और एपिग्लॉटिस और ये ऑरोफेरिंग्स जो हैं, इनमें जो टेस्ट बर्ड्स होंगे ये मेनली सावर स्वीट और ये सब नहीं होंगे। ये जो टेस्ट बर्ड्स होंगे मेनली इरिटेशन को सेंस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने ना कितने सारे सेंस देखे, सार देख लिया, स्वीट देख लिया, सॉल्टी देख लिया और बिटर, 4 देखे। क्या हमने स्पाइसी की बात की? नहीं, क्योंकि स्पाइसी कोई सेंस नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, वो क्या होता है, इरिटेशन होती है नर्व एंडिंग्स की, ठीक है। और वही जो इरिटेशन होती है उसी को सेंस करते हैं हमारे 3 पार्ट, सॉफ्ट पैलेट, एपिग्लॉटिस एंड ऑरोफेरिंग्स, ठीक है। और अपर ईसोफेगस भी अलोंग विद टंग, ठीक है, टंग भी होती है, टंग में तो है ही है ना टेस्ट बर्ड सारे, ठीक है। तो हमको टेस्ट बर्ड समझ में आया, टेस्ट बर्ड क्या होते हैं हमारे टंग पे, ठीक है, और माउथ की लाइनिंग में क्या होते हैं, कुछ नर्व एंडिंग्स निकली रहती हैं बल्ब की फॉर्म में, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, टेस्ट को सेंस करना, ठीक है। तो ये टेस्ट बर्ड्स हो गए। अब एक और चीज़ होती है पैपिला। तो जो पैपिला होते हैं, देखो टेस्ट बर्ड नॉर्मली ऐसे टंग पे भी प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैपिला में होंगे, पर जो पैपिला होता है उसका मेन काम होता है टेस्ट बर्ड्स को कैरी करना। तो पैपिला क्या होता है, ऐसा बम्प होते हैं, मतलब बम्प मतलब उठे हुए हिस्से रहते हैं, देखो ये कुछ उठे हुए हिस्से दिख रहे हैं ना हमको, अलग से उठे हुए जो हिस्से दिख रहे हैं, तो ये जो उठे हुए हिस्से होते हैं ना, इनको हम पैपिला बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, फूड की ग्रिप बनाना, ठीक है, फूड की ग्रिप बनाना, ताकि हम अच्छे से उसको च्यू कर सकें, मतलब वो फिसल के पीछे ना चला जाए, है ना, ग्रिप बना के रखते हैं खाने का। एंड दे ऑल्सो हैव अनदर स्पेशल जॉब, दे कंटेन योर टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड्स को भी कंटेन करते हैं और इनका काम क्या होता है, 2 काम होते हैं इनके, ठीक है। एक हो गया हमारा ग्रिप बनाना और एक हो गया टेस्ट बर्ड इनके पास, ठीक है। और जो पैपिला हैं 4 तरीके के होते हैं, सर्कमवैलिड, फंजीफॉर्म, फॉलिएट एंड फिलीफॉर्म। देखते हैं देखो सर्कम, जो वैलेट हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सर्कम वैलिड, ठीक है। और फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड फॉलिएट। तो जो फॉलिएट है ना, जो हम इधर इधर देख रहे हैं, ये ह्यूमंस में नहीं होते, ठीक है। फॉलिएट मतलब लीफ लाइक, ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो फंजी फॉर्म है ना, ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। मेजरली अगर टेस्ट बर्ड्स जो प्रेजेंट होंगे वो फंगी फॉर्म होंगे। और फॉलिएट आर एब्सेंट इन, दे आर एब्सेंट इन ह्यूमंस। और फिलीफॉर्म जो होते हैं केराटिनाइज्ड होते हैं। देखो फिलीफॉर्म देखते हैं, फिलीफॉर्म है, हमको दिख रहे हैं ना ये जो ऐसे उठे हुए, हमको अलग से लग रहा है कुछ तो कांटे जैसा है। और केराटिन जो प्रोटीन होती है ना, वो केराटिन प्रोटीन जैसे बालों में है, नेल्स है, ठीक, नेल में है, तो ये ना हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो यानी कि हार्ड होते हैं, यानी कि ये हमको कैसे ना दिखेंगे, हार्ड दिखेंगे, ठीक है, केराटिन। तो इससे हम पता लगा सकते हैं केराटिन है, याद रखने में हमको ईजी रहेगा, केराटिनाइज्ड, ठीक है। और वैलिड जो होते हैं, वैलिड पैपिला, नंबर 8 से 10 ही होंगे ये टोटल, अगर हम बात करें तो 8 से 10 होंगे, पर इनके अंदर बहुत सारे वो होंगे, क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे, 200 300। और जो फंजी फॉर्म होते हैं हमारे, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और फॉलिएट तो हमारे प्रेजेंट ही नहीं है ना, हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक। तो हमारा ये यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्स एक्शंस हो गया। और यहाँ पे हमने 2 सेंसरी ऑर्गन्स की बात की, नोज़ एंड टंग, ठीक है। तो अब हमारे जो 2 सेंसरी ऑर्गन्स बचते हैं, यानी ईयर और आई, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ उनको कमेंट कीजिए,
ठीक है। और कोई भी आपके पास अगर सुझाव है कि हमको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट डिस्कस करना है या क्वेश्चंस हैं आपको, तो वो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।